नमस्कार एंड गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत करते हैं जस्ट हिंदी में। मैं हूं गीतू देसेनी आपके साथ और आप देख रहे हैं मेरे साथ स्ट्रेट टॉक। जलवायु परिवर्तन से धरती पर मंडरा रहा खतरा और भी ज्यादा विनाशकारी होने वाला है और ये बात साफ हुई है संयुक्त राष्ट्र के इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज की एक नई रिपोर्ट से। और इसे करीब 8 साल पहले इसी रिपोर्ट ने कुछ और भी ऐसे ही संकेत दिए थे जलवायु परिवर्तन को लेकर। जलवायु परिवर्तन के वैश्विक संकट से दुनिया को आगाह उन्होंने 8 साल पहले भी किया था, लेकिन दूसरी रिपोर्ट का पहला हिस्सा जो है वो आज सामने आया और इसके बाद जाहिर हो गया कि त्रासदी सामने खड़ी दिख रही है, लेकिन इंसान ने सीख अब तक नहीं ली, बल्कि हालात बदतर से बदतर होते चले जा रहे हैं। हर साल हजारों समिट्स होते हैं, हजारों आयोजन भी इसको लेकर होते हैं, इंटरनेशनल फोरम पर भी होते हैं, बड़े बड़े डिसीजंस भी लिए जाते हैं, बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट भी की जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या ग्राउंड लेवल पर हालात पहले से सुधरे हैं? क्या 1% भी हालात सुधरने की ओर हम बढ़ रहे हैं? शायद नहीं। जहां तक बात ये इस रिपोर्ट की है, ये रिपोर्ट हमें ये बताती है कि हम इंसानों ने कैसे हालातों को बिगाड़ दिया है। पेरिस समझौते का अब तक क्या कोई असर हुआ? क्या अभी तक पहले से कुछ बेहतर हुआ? कुछ ऐसे ही बड़े सवालों का जवाब दिया है इस रिपोर्ट पर और उस पर प्रकाश डाला गया है। जलवायु परिवर्तन, आज हम पूरी स्थिति जब दुनिया भर में इसको लेकर देख रहे हैं, वो हमें कुछ संकेत देती है, लेकिन हम इंसान जो इन हालातों को बद से बदतर करी जा रहे हैं, क्या हम प्रकृति के इन क्रूर संकेतों को समझ भी पा रहे हैं? आज का स्ट्रेट टॉक हम इसी पर करेंगे। आइए करते हैं शुरुआत आज के स्ट्रेट टॉक की। जलवायु परिवर्तन के तहत प्रकृति के ये संकेत जिन्हें शायद आज हम नहीं समझ पा रहे हैं, आज इस रिपोर्ट का जिक्र करेंगे और इसे एक बेस बनाकर हम इसी विषय पर आगे बढ़ेंगे और आपकी राय भी जानेंगे, आपका ओपिनियन भी आज इस प्रोग्राम के माध्यम से हम जानेंगे। लेकिन उन सवालों का जिक्र करने से पहले हम ये भी कहेंगे कि प्रकृति के इस बदले हुए मिजाज का जो एक कारण है वो जलवायु परिवर्तन ही माना जा सकता है। और जहां तक बात हम दुनिया भर की करें तो देख रहे हैं हम कि जहां पर कहीं सूखे की स्थिति हो रही है तो कहीं पर बाढ़ जैसे हालात जो हैं वो बनते बिगड़ते जा रहे हैं। मॉनसून जो है वो पहले खत्म होना चाहिए, लेकिन मॉनसून भी आगे बढ़ता हम देख रहे हैं कि बारिशें भी बेमौसम हो रही हैं। बेमौसम हर चीज का होना यानी कि इसका सबसे बड़ा कारण ही यही है कि जलवायु परिवर्तन पर इसका एक गहरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। बात भारत की करें, भारत के लिए मॉनसून का देर से लौटना आज एक बड़ी चिंता का विषय माना जा रहा है। दरअसल कार्बन उत्सर्जन की वजह से पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग का असर आज बढ़ता जा रहा है और इसका असर जो है वो आर्कटिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहां पर बर्फ काफी तेजी से आज पिघल रही है और इससे पश्चिमी यूरोप और पूर्वोत्तर चीन में समुद्र में उच्च दबाव का क्षेत्र बन जाता है और भ्रमणकारी लहरें अपनी पूर्व की दिशा बदलकर दक्षिण पूर्व की तरफ चलने लगती हैं। ये लहरें मॉनसून सीजन के खत्म होने के दौरान भारत में एंट्री लेती हैं और समुद्र में ऊपर एटमॉस्फेयर में गड़बड़ियां पैदा कर देती हैं, जिससे सितंबर में भारी बारिश की घटनाएं हुई हैं और वास्तव में हमारे कार्यों का प्रभाव पर्यावरण पर पड़ा है। अगर हमारे काम प्रकृति के अनुकूल हैं तो इसका पॉजिटिव असर पड़ता, जबकि प्रतिकूल कार्यों के, इसके उलट कार्यों के कारण पर्यावरण प्रदूषित ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, मानव के लालच के कारण आवश्यकता से अधिक लकड़ी का प्रयोग, औद्योगिकरण और पोल्यूशन के कारण पृथ्वी के औसतन तापमान में बढ़ोतरी हुई। ये एक ऋणात्मक पर्यावरण का उपयुक्त एग्जाम्पल है। पृथ्वी आज पहले की तुलना में गर्म हुई है, जिसका परिणाम भयावह हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे पृथ्वी अधिक गर्म होगी वैसे वैसे ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में बढ़ोतरी, वैश्वीकरण असंतुलन के कारण अमेरिका, अफ्रीका, इन सब में आधी सूखा पड़ेगा, जिससे भुखमरी की स्थिति भी पैदा होगी। सो प्रकृति का बैलेंस इतना प्रभावशाली है कि औसतन वार्षिक तापमान के थोड़ा भी बढ़ने पर ध्रुवों में जमी बर्फ पिघलती है, जिससे समुद्र तल उठेगा और पृथ्वी के निचले भागों में स्थित देश बाढ़ के परिणाम स्वरूप डूब सकते हैं।
पूरे संसार में मौसम अधिक तूफानी होगा और अभी तक जितना जलवायु परिवर्तन हो चुका है उसके अनुकूलन भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद का 2.6% ही खर्च कर रहा है, जिससे भविष्य में बढ़ती समस्या के आलोक में कई गुना बढ़ाने की इसे आवश्यकता है। अब दरअसल प्रकृति ने हमें पृथ्वी में सभी जीवनोपयोगी साधन अवेलेबल करवाए हैं। मनुष्य इनका अगर अपनी आवश्यकता के अनुरूप प्रयोग करता है तो इसका संतुलन बिगड़ेगा नहीं, लेकिन अगर लोभवश इनको अपनी आवश्यकता से अधिक ग्रहण करने का प्रयास करता है तो इसके पर्यावरण में असंतुलन से भयावह परिणाम होंगे, जिसका वो स्वयं भुक्तभोगी होगा और उत्तरदायी होगा। और शायद ये सब कुछ आज पूरी दुनिया में हो रहा है और नतीजा हम देख रहे हैं, वो तस्वीरें हम देख रहे हैं। सूखे की स्थिति कहीं पर बाढ़ की स्थिति, कहीं पर बेमौसम बारिश, और भारत में भी लगातार तेज होती बारिशें। और कई राज्यों में जहां पर पहले भी इस तरीके की तस्वीरें हम देख चुके हैं, इस तरीके के क्लाइमेटिक डिजास्टर की जो तस्वीरें हैं हम देख सकते हैं, और आज उन्हीं राज्यों में कुछ वैसी ही तस्वीरें हमें फिर देखने को मिली हैं। खैर, उसके अनुरूप काम करते रहेंगे, प्रकृति के अनुरूप काम करते रहेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। लेकिन क्योंकि प्रकृति के अनुरूप काम हो नहीं रहा है, प्रतिकूल उसका असर पड़ रहा है और इसीलिए एक डिसबैलेंस बन चुका है। कुदरत के ये जो क्रूर संकेत हैं जो आज हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, और यदि फिर भी इसे नजरअंदाज किया गया तो डेफिनेटली ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। आज जब हम जलवायु परिवर्तन के तहत प्रकृति के इन क्रूर संकेतों की बात करेंगे, आपके साथ करेंगे, जरूरी है उन सवालों का भी जिक्र कर लेना जिस पर आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, और फिर उन्हीं सवालों पर हम आपकी राय, आपका ओपिनियन भी जरूर सुनना चाहेंगे। आइए करते हैं शुरुआत और सवालों पर भी नजर डालते हैं। जलवायु परिवर्तन कुदरत के क्रूर संकेतों के तहत हमारा जो पहला सवाल है वो ये है कि कहीं सूखा और कहीं बाढ़, चक्रवात भी देखने को मिल रहा है, लू जैसी स्थिति भी बनी हुई है। तबाही से बचने का क्या अब कहीं कोई रास्ता बचा भी है? प्रकृति के संदर्भ में आज हमारे पास बचा ही क्या है? हम हमेशा से अपने संसाधनों की बात करते हैं, लेकिन जब इन संसाधनों को हम गहराई से समझें तो हम क्या ये कह सकते हैं कि ये अब हमारे पास बहुत ही पर्याप्त मात्रा में बचे हुए हैं? शायद ऐसा नहीं है। आज हमारे पास प्रकृति के संदर्भ में बचा ही क्या है, ये हम आपकी राय इस पर जरूर जानना चाहेंगे, आपकी ओपिनियन इस पर जरूर जानना चाहेंगे। सवाल ये भी है कि प्रकृति के प्रति हमारा जो व्यवहार है वो क्या होना चाहिए और आज क्या है, और इसे आज क्यों बदलने की जरूरत है, और साथ ही साथ इसे कैसे बदला जा सकता है। सवाल ये है कि क्या हम लोग कुदरत के इन क्रूर संकेतों को क्या वाकई समझ भी पा रहे हैं, और यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो इन संकेतों को किस तरीके से समझाए जाने की जरूरत है। आयोजित किए जा रहे हैं बड़े बड़े वैश्विक सम्मेलन जलवायु परिवर्तन को लेकर भी इस बार भी हुआ है। इससे क्या बड़ी उम्मीदें होनी चाहिए? यहाँ पर जो बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स होती हैं, यहाँ पर जो बड़े बड़े एक्शन प्लान्स लिए जाते हैं ग्लोबल लीडर्स की ओर से, क्या उनका कोई असर भी पड़ रहा है? क्या उन एक्शंस का कोई भी जो एक्शन प्लान है उनका, क्या उसका कोई असर पड़ रहा है? शायद नहीं। और जो कुछ भी स्थिति आज पूरी दुनिया में बनी हुई है, क्योंकि मैं बार बार जिक्र इसी का करूंगी, क्योंकि अमेरिका के भी कुछ जगहों पर हम देखे हैं कि कहीं सूखे जैसी स्थिति बनी हुई है, कहीं पर बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, और भारत का तो हाल आप बखूबी अच्छे से जानते ही हैं कि उत्तराखंड में और हिमाचली पहाड़ी इलाकों में किस तरीके से आज जो स्थिति है वो लगातार बनी हुई है। हालांकि अब आईएमडी की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि अब जो बेमौसम बारिश हो रही है उसका अब समापन जल्द होगा और स्थिति में काफी सुधार होगा, लेकिन मॉनसून जब चला जाना चाहिए था वो तब नहीं गया और आगे बढ़ता गया, और उस बेमौसम बारिश ने कितना कुछ तबाह किया है, कितने लोगों की जो जान है वो गई है। हम देखते हैं कि केरला में स्थिति कैसी रही, उत्तराखंड में
लगातार कैसी स्थिति रही है, 50 से ज्यादा लोगों की जान जाना, और ये जो स्थिति बनी, हमने देखा कि उसकी काफी वायरल वीडियोस भी आई जब लोगों के घर क्षतिग्रस्त हो गए, घरों के अंदर पानी घुस गया, लोगों को बचाने के लिए कितनी मशक्कत एनडीआरएफ को करनी पड़ी। जो स्थिति थी वो काफी भयावह थी। हम देखते हैं कि ये सिचुएशन सिर्फ किसी एक देश की नहीं है, किसी देश के कुछ राज्यों की नहीं है, बल्कि दुनिया में हम पूरी स्थिति ऐसी देख रहे हैं जहां पर चक्रवात जैसी स्थिति, जहां पर लू जैसी स्थिति, बाढ़ जैसे हालात, बेमौसम बारिश, सूखाग्रस्त इलाके, इन सब चीजों ने हमें बताया है कि ये प्रकृति के क्रूर संकेत है और इन्हें समझना बड़ा जरूरी है। हम इस पर आज आपकी राय जरूर जानना चाहेंगे कि हम क्या वाकई क्रूर संकेतों को आज समझ भी पा रहे हैं, और यदि समझ नहीं रहे हैं तो हमें लोगों के बीच में इन संकेतों को समझाने की आज किस तरीके की जरूरत है, क्या किया जा सकता है, हम क्या कर सकते हैं, हम छोटी शुरुआत किस तरीके से कर सकते हैं। हम आपका जो थॉट प्रोसेस है इस पर हम जरूर जानेंगे, आपकी बात जो है वो जरूर सुनना चाहेंगे। सो डू कॉल अस एंड अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मेरे साथ स्ट्रेट टॉक और प्रकृति की बात, आज एक बार फिर से, वो भी तब जब कई रिपोर्ट्स जो हैं वो हमें काफ़ी कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन फिर भी यदि आज हम नहीं चेतते हैं तो फिर हमारे लिए प्रकृति बहुत कुछ और बखेड़ा खड़ा कर सकती है। प्रकृति ने अब तक हमें पृथ्वी में सभी जीवन उपयोगी साधन उपलब्ध करवाए हैं और हमने उसका भरपूर इस्तेमाल भी किया है। हमने अपनी जरूरत से ज्यादा भी उसका इस्तेमाल किया है। मनुष्य इनका अगर अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंगली ही उपयोग करे तो इसका संतुलन आगे बिगड़ेगा नहीं, लेकिन शायद हम ऐसा कर चुके हैं और इसीलिए संतुलन बिगड़ रहा है। अगर लोभवश इनको अपनी आवश्यकता से अधिक ग्रहण करने का हम प्रयास यूं ही आगे करते रहे तो इसके पर्यावरण में असंतुलन से भयावह परिणाम होंगे। और ये शायद आज ये पिक्चर हम अपने सामने देख रहे हैं, लेकिन पिक्चर देखते हुए भी सब चीजों को नजरअंदाज हम कर रहे हैं। आज महत्ती आवश्यकता है, आज जरूरत आवश्यकता यह है कि जंगलों का अंधाधुंध कटना बंद हो। पृथ्वी में अब तक क्योंकि इसके हो चुके नुकसान की भरपाई के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर हरित क्षेत्र को बढ़ाए जाने की आज जरूरत है। और अगर मानव अब भी ना चेता तो उसने प्रकृति से ऐसे ही खिलवाड़ जारी रखा तो वो स्वयं अपने विनाश को आमंत्रित करेगा। और क्या वो समय आ चुका है? शायद ऐसा कहा जा सकता है कि हाँ, वो समय आ चुका है। हमने देखा है कि इंसानों ने अब तक कई हालातों को बिगाड़ा है। जिस रिपोर्ट का आज हम जिक्र कर रहे हैं वो रिपोर्ट कहती है कि औद्योगिक काल के पहले के समय से हुई लगभग पूरी तापमान वृद्धि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गर्मी को सोखने वाली गैसों के उत्सर्जन से हुई है। और इसमें से ज्यादातर इंसानों के कोयला, तेल, लकड़ी और प्राकृतिक गैस जैसे जो जीवाश्म ईंधन हैं वो जलाए जाने के कारण है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि 19वीं सदी से रिकॉर्ड किए जा रहे तापमान में हुई वृद्धि में प्राकृतिक वजहों का योगदान बहुत ही थोड़ा है। गौर करने वाली बात यह है कि पिछली रिपोर्ट में इंसानी गतिविधियों के इसके पीछे जिम्मेदार होने की संभावना जताई गई थी, जबकि इस बार इसे ही सबसे बड़ा कारण माना गया है। पेरिस समझौते का हम देखते हैं कि अब तक कोई असर नहीं हुआ है। करीब 200 देशों ने 2015 के ऐतिहासिक पेरिस जलवायु समझौते पर साइन किए हैं और इसका जो उद्देश्य है वो वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस यानी कि 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम रखना है और वो पूर्व औद्योगिक समय की तुलना में सदी के एंड तक 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट के 200 से ज्यादा जो राइटर्स हैं उन्होंने 5 परिदृश्यों को देखा है, उन्होंने 5 पर्सपेक्टिव्स को देखा है और ये रिपोर्ट फिर ये हमें बताती है कि किसी भी सूरत में दुनिया 2030 के एरा में 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के आंकड़े को पार कर लेगी, जो पुराने एजम्पशंस हैं, हमारी जो पुरानी जो पूर्वानुमान है उनसे काफी पहले है। उन पर्सपेक्टिव्स में से 3 पर्सपेक्टिव में पूर्व औद्योगिक समय के औसत तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की जाएगी और इससे क्या होगा, फिर धरती हमेशा के लिए शायद बदल जाए।
रिपोर्ट हमें काफी कुछ चीजों के बारे में आगाह कर रही है। रिपोर्ट 3000 पन्नों से ज्यादा की है और इसे 234 वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। और इसमें यह कहा गया है, यह चताया गया है कि तापमान से समुद्र स्तर बढ़ रहा है, बर्फ का दायरा सिकुड़ रहा है, प्रचंड लू, सूखा, बाढ़, तूफान की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसे आपने भी देखा है, हमने भी देखा है। ट्रॉपिकल साइक्लोन और मजबूत हो रहे हैं। बारिश जहां पर नहीं होनी चाहिए वहां पर भी होनी चाहिए, बेमौसम हो रही है। आर्कटिक समुद्र में गर्मियों में बर्फ पिघल रही है और इस क्षेत्र में हमेशा जमी रहने वाली बर्फ का जो दायरा है वो आज लगातार घटता चला जा रहा है। ये सभी चीजें और खराब होती जाएंगी। ये रिपोर्ट हमें यह भी कहती है कि इंसानों द्वारा एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में एमिट की जा चुकी हरित गैसों के कारण तापमान लॉक्ड इन यानी कि निर्धारित हो चुका है। और इसका मतलब यह होता है कि अगर उत्सर्जन में नाटकीय रूप से कमी आ भी जाती है, कुछ बदलावों को सदियों तक पलटा नहीं जा सकेगा। इस रिपोर्ट के कई पूर्वानुमान ग्रह पर इंसानों के प्रभाव और आगे आने वाले परिणामों को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। लेकिन आईपीसीसी को कुछ हौसला बढ़ाने वाले संकेत भी मिले हैं। क्या किया जा सकता है यदि यह सिचुएशन आज हमारे और आपके सामने है और उन बुरे संकेतों का जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है, सो क्या कुछ पॉजिटिव साइड भी रखी गई है। विनाशकारी बर्फ की चादर के ढहने और समुद्र के बहाव में अचानक कमी जैसी घटनाओं की कम संभावना है, हालांकि इन्हें पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता है। आईपीसीसी सरकार और संगठनों द्वारा एक स्वतंत्र विशेषज्ञों की समिति जलवायु परिवर्तन पर श्रेष्ठ संभव वैज्ञानिक सहमति प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है। और ये जो वैज्ञानिक हैं, वैश्विक तापमान में वृद्धि से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर समय समय पर रिपोर्ट देते ही रहते हैं, जो आगे की दिशा निर्धारित करने में सबसे इंपॉर्टेंट होती है, सबसे क्रूशियल होती है। हम देखते हैं कि अमेरिका की अपनी तरह की पहली नेशनल इंटेलिजेंस एस्टीमेट रिपोर्ट, जिसमें भारत को पाकिस्तान और अफगानिस्तान समेत उन 11 देशों में शामिल किया गया है जो जलवायु परिवर्तन के लिहाज से बहुत ही चिंताजनक कैटेगरी में माने गए हैं। ये रिपोर्ट कहती है कि ये ऐसे देश हैं जो जलवायु परिवर्तन के कारण सामने आने वाली पर्यावरणीय और सामाजिक चुनौतियों से निपटने की क्षमता के लिहाज से बहुत वीक हैं। संयोग कहिए कि ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है जब भारत के उत्तराखंड में लगातार बारिश के चलते बाढ़ और लैंडस्लाइडिंग के रूप में आई त्रासदी ने पूरे देश को सकते में इस वक्त डाल रखा है। जाहिर है हमें इन चुनौतियों के मद्देनजर अपनी तैयारियों पर ज्यादा ध्यान देना होगा। वैश्विक संदर्भ में हम देखें तो रिपोर्ट की ये जो टाइमिंग है वो इस लिहाज से भी क्रूशियल हो जाती है कि इसी महीने के आखिर में ग्लासगो में COP26 क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस भी शुरू होने वाली है। और रिपोर्ट कहती है कि आने वाले समय में ग्लोबल टेम्परेचर की दशा तय करने में चीन और भारत की अहम भूमिका रहने वाली है। और आखिर चीन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है। भारत भले ही चौथे नंबर पर हो, लेकिन चीन के साथ जुड़ इसलिए जाता है क्योंकि इन दोनों ही देशों में उत्सर्जन की मात्रा साल दर साल लगातार बढ़ रही है। दूसरे और तीसरे स्थान पर मौजूद हैं अमेरिका और यूरोपियन यूनियन यानी कि EU, जो अपना उत्सर्जन कम करते जा रहे हैं। हालांकि ये भी कोई छुपा फैक्ट नहीं है कि भारत जैसे देशों के लिए उत्सर्जन कम करना आसान हरगिज नहीं है और इसके लिए जिम्मेदार सबसे बड़ा कारक कोयले का बहुतायत में इस्तेमाल ही है, जिसे रातों रात कम करना संभव भी नहीं है। एक तो इसके सारे विकल्प अपेक्षाकृत महंगे पड़ते जा रहे हैं और दूसरी बात यह है कि आज भी ये सेक्टर बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार दे रहा है। सो ऐसे में कोई भी जो बदलाव है वो धीरे धीरे ही किया जा सकता है और सो काफी समय भी लग जाएगा। और इसके अलावा इन बदलावों के आर्थिक पहल की भी अनदेखी हरगिज नहीं की जा सकती है। इस रिपोर्ट में ठीक अनुमान लगाया गया है कि इन बदलावों का खर्च उठाने के सवाल पर विकासशील और विकसित देशों के बीच एक डिप्लोमेटिक रस्साकशी जारी रहने वाली है, खासकर इसीलिए भी कि विकसित देश पेरिस समझौते के अकॉर्डिंगली 2020 से सालाना $100 अरब जुटाने में
नाकाम रहे हैं, जिससे विकासशील देशों के लिए एनडीसी यानी कि नेशनल इंटरमेंट कंट्रीब्यूशन गोल यानी कि उत्सर्जन कम करने से जुड़ी नेशनल कमिटमेंट्स पूरी करना इस वक्त काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। बहरहाल विभिन्न देशों की जिम्मेदारियां तय करते हुए भी इस बात का ख्याल रखना बड़ा जरूरी है कि पर्यावरण संबंधी चुनौतियां अब इस कदर गंभीर रूप ले चुकी हैं कि इन्हें पूरी तरह से राष्ट्रीय नजरिए से देखना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा काम है और इसके प्रभाव विश्वव्यापी हैं और दोष चाहे किसी भी देश के सर पर डाला जाए, इसका नुकसान तो सिर्फ किसी एक देश या किसी राज्य को नहीं बल्कि पूरी की पूरी दुनिया को ही भुगतना पड़ेगा। इसीलिए रस्साकशी में उलझने के बजाय सबका जोर आम राय से रास्ता निकालने पर ही होना चाहिए। लेकिन आपका ओपिनियन क्या कहता है? आप इसे अपने तरीके से किस तरीके से हमारे सामने ये बात रखना चाहेंगे? आप ज़रूर कॉल कीजिएगा और अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिएगा कि आप ये जो एक उधेड़-बुन लगी हुई, एक रस्साकशी जो लगी हुई है, उसे किस तरीके से जो है तोड़कर इस प्रकृति को बचाने में आगे बढ़ा जा सकता है और वो भी उसके में कंट्रीब्यूशन सिर्फ किसी एक देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर का होना चाहिए। लेकिन एक छोटी शुरुआत किस तरीके से की जा सकती है और ये जो हमारा व्यवहार लगातार प्रकृति के टूवर्ड्स बदल रहा है, इस व्यवहार को किस तरीके से बदला जा सकता है? एक्चुअल में हमारा व्यवहार आज होना क्या चाहिए और इसे किस तरीके से बदला जा सकता है, इस पर आप अपनी बात जरूर रखिएगा। लेकिन साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आयोजित किए जा रहे वैश्विक जलवायु सम्मेलन, हम देखते हैं कि हमारे सामने जब भी ये टर्म आती है तो हम देखते हैं कि इस पर कोई बड़ा एक्शन प्लान होगा और ऐसा भी नहीं है कि बड़ा एक्शन प्लान लिया नहीं जाता है। दुनिया भर के जो ग्लोबल लीडर्स हैं वो इस पर लगातार काम कर रहे हैं, अपनी बात रखते भी हैं, लेकिन मंच पर आकर सिर्फ अपनी बात तक को रखना नहीं बल्कि उसे इंप्लीमेंट करना भी काफी ज्यादा जरूरी है। सो हालात लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आयोजन भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जमीन पर उसका जो असर है वो दिख नहीं रहा है। सो एफर्ट्स और ज्यादा करने की यहाँ पर बड़ा एक जरूरत है, एक बड़ी जरूरत है और उन एफर्ट्स को किस तरीके से छोटे लेवल से शुरुआत उसकी की जा सकती है, इस पर भी अपनी बात हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक और जलवायु परिवर्तन के गंभीर नतीजों की बात, एक रिपोर्ट का जिक्र लगातार और वो रिपोर्ट जो हमें गंभीर नतीजों के बारे में आगाह कर रही है और यदि अब नहीं चेते तो फिर स्थिति हमारे लिए सबके लिए जरूर बिगड़ेगी। जलवायु परिवर्तन के गंभीर नतीजों में एक मॉनसून के मिजाज में लगातार बदलाव जो हम भी देख रहे हैं लगातार, और हम देखते हैं कि इस साल भारत के कई हिस्सों में मॉनसून के दौरान कम बारिश हुई, लेकिन सितंबर और अक्टूबर महीने में सामान्य से बहुत अधिक बरसात हो गई और इस वजह से बाढ़ की आपदा का सामना भी करना पड़ा है। माना जा रहा था कि लौटते मॉनसून की ऐसी बारिश जल्दी थम जाएगी, पर ऐसा हुआ ही नहीं और देश के अनेक भागों में, खासकर जब हम देखते हैं कि तटीय इलाके जो हैं और जो पर्वतीय इलाके हैं वहां पर अक्टूबर में भी भारी मात्रा में बरसात हुई है। तेज बारिश और अचानक बाढ़ की घटनाएं जानमाल के नुकसान की वजह बन रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली, जहां अक्टूबर में 1960 के बाद सबसे अधिक पानी बरसा, केरल में भयावह बाढ़ की स्थिति अब भी बनी हुई है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और भूस्खलन से कुछ साल पहले हुई केदारनाथ आपदा की यादें एक बार फिर से ताजा हो गई। अक्टूबर की बारिश के असर की चपेट में पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के हिस्से भी आ गए और इन सभी क्षेत्रों में आमतौर पर लगातार तेज बरसात का कोई रिकॉर्ड ही नहीं रहा है अब तक। सो इसी सिचुएशन के प्राकृतिक कारणों में देर से आया मॉनसून बताया गया, कई जगहों पर कम दबाव के क्षेत्रों का बनना बताया गया और साथ ही साथ हवा की दिशा में बदलाव भी मुख्य कारक बताया गया। अक्टूबर में अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और मध्य भारत के ऊपर कम दबाव के क्षेत्र बनने से देश के बहुत बड़े हिस्से में लगातार बारिश होती रही है। हालांकि अब भी हालात सुधरने के आसार उस रिपोर्ट में उसका जिक्र भी किया गया है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं अब भी तेज बरसात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। सामान्यतः
दक्षिण पश्चिम मानसून अक्टूबर के पहले सप्ताह तक पूरी तरीके से लौट जाता है, पर इस साल हमने देखा कि ये जो प्रक्रिया है ये 6 अक्टूबर के बाद शुरू हुई है, जो अमूमन 17 सितंबर से प्रारंभ हो जाती है। और अभी भी पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों और दक्षिणी तटीय इलाकों में भी मानसून एक्टिव है और धरती के बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन की वजह से मौसम में बदलाव कई वर्षों से देखा जा रहा है। ये समूचे विश्व में हो रहा है, ये सिर्फ एक जगह नहीं हो रहा है बल्कि पूरी दुनिया में ऐसी ही सिचुएशन देखने को मिल रही है। और दुनिया के जिन भागों में इस कारण प्राकृतिक आपदाओं की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है उसमें भारत भी शामिल है। शहरों में बाढ़ जैसी सिचुएशन, अचानक और लगातार बारिश, सूखा, शीतलहर, लू का आना, जंगली आग, चक्रवात आदि जो चीजें हैं वो अब आम हो रही हैं। उत्तर, मध्य और पश्चिम भारत में जाड़े के मौसम की अवधि इस वक्त घट रही है। सूखे इलाकों में अधिक बारिश और समुद्रीय वाटर लेवल, समुद्र का जो एक जल स्तर है उसमें भी बढ़ोतरी चिंताजनक है। निश्चित रूप से जलवायु परिवर्तन और आपदाओं की जो चुनौतियां हैं उसके समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इंस्टेंट इनिशिएटिव की आज जरूरत पड़ रही है। भारत समेत अनेक देश इस दिशा में प्रयास भी कर रहे हैं। कुछ दिन बाद आयोजित होने वाले वैश्विक जलवायु सम्मेलन से भी बड़ी उम्मीदें नजर आती हैं। साथ ही साथ आपदाओं से जानमाल की रक्षा के उपायों को प्राथमिकता दी जाने की जरूरत बताई जा रही है। उम्मीद यही है कि केंद्र और राज्य सरकारें जो हैं वो आपदा प्रबंधन की बेहतरी पर भी ज्यादा ध्यान अब देंगी। मौसम के चरम के कारण आने वाली आपदाओं के बारे में जलवायु विशेषज्ञ पहले ही चेता चुके हैं। समय समय पर वैश्विक और स्थानीय स्तर पर ऐसी घटनाएं देखने को लगातार मिल रही हैं। उत्तराखंड और केरल में भी आई आपदाएं इसी कैटेगरी की हैं। उत्तराखंड में केदारनाथ की त्रासदी के बाद हुई इस तरह की ये दूसरी घटना है जो साफ इशारा करती है कि सब कुछ ठीक नहीं है। आईपीसीसी की एक रिपोर्ट में क्लियरली ये कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन अपनी एक बड़ी जगह इस वक्त बना रहा है और आने वाले टाइम में ये और भी घातक होगा, स्पेशली अगले 20 सालों में। और इस परिवर्तन को हिमालय और उत्तराखंड पिछले लगभग 1 दशक से झेल रहे हैं। पिछले 1 दशक में ही केदारनाथ की त्रासदी हुई है और उसके बाद लगातार टुकड़ों टुकड़ों में अचानक आई बाढ़ ने भी पूरे के पूरे हिमालय के साथ उत्तराखंड को बार बार बड़ा नुकसान पहुंचाया है। केदारनाथ की त्रासदी के समय हमने देखा कि 600 मिलीमीटर बारिश हुई और वर्तमान में 2 ही दिन में 400 से 450 मिलीमीटर बारिश ने बड़ी तबाही को जन्म दे दिया। और अब तक की रिपोर्ट कहती है कि लगभग 50 लोगों की जान गई है। बाढ़ के बाद कुमाऊं को जोड़ने वाले राजमार्गों को भी बंद कर दिया गया है क्योंकि इस डिजास्टर से सबसे ज्यादा प्रभावित कुमाऊं ही हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार इस क्षेत्र में 107 वर्षों के बाद इतनी ज्यादा बारिश हुई है और यहां पर सवाल यह है कि केदारनाथ की घटना और इसके बाद जो भी घटनाएं हुई हैं उससे हमने कितना सबक लिया है, कितना सीखा है, क्या हमने समझा है, क्या हमने अपनी नीतियां इस तरह की बनाने की कोशिशें अब तक की हैं कि ऐसी आपदा जिस पर भले ही हमारा कोई नियंत्रण नहीं हो सकता लेकिन उससे होने वाले नुकसान को हम कम कर पाते। क्या आपको लगता है कि ग्राउंड लेवल पर ऐसा अब तक कुछ हुआ है? दुनिया के किसी भी भाग में ऐसा हुआ हो? शायद नहीं, क्योंकि राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग को इतनी गंभीरता से लिया ही नहीं जाता। और इसकी सबसे बड़ा कारण क्या कहा जाए, क्या माना जाए, उसकी अपनी हालत जो है वो इतनी बड़ी कमजोर और शिथिल आखिर क्यों हो चुकी है, इतनी वीक क्यों हो चुकी है। इस तरह के डिजास्टर्स के आने के बाद भी ना तो हम देखते हैं कि प्रबंधन को चुस्त दुरुस्त किया जाता है और ना ही कम से कम वो हिस्सा जो हमारे कंट्रोल में है, जिसे हम स्थानीय तौर पर मजबूत कर भी सकते हैं, उसे लेकर भी कोई प्रभावी काम होता नहीं है। इस तरह के क्लाइमेटिक डिजास्टर्स का विश्लेषण करने पर साफ साफ हमें ये दिखाई देता है कि ये जो आपदाएं हैं करीब 1-1.5 दशक से लगातार आ रही हैं। और हम देखते हैं कि जहां तक उत्तराखंड की बात है,
उत्तराखंड राज्य बनने के बाद तो इस तरह के संकट जो हैं वो लगातार बढ़ ही रहे हैं, जिसका जिक्र मैंने अभी अभी किया कि केदारनाथ की घटना के बाद भी लगातार जो छोटी छोटी जो घटनाएं हुई हैं उसमें भी खासा नुकसान वहां के लोगों को देखना पड़ा है, वहां के लोगों को सहना पड़ा है। जहां एक तरफ बड़ा संकट गंभीर था, वहीं से लेकर सरकारों खासकर केंद्र की नीतियों में भी कोई सुधार नहीं हुआ है। बांधों के बनने की गति में कोई कमी नहीं आई है। ढांचागत विकास को बड़े रूप में आगे बढ़ाने की कोशिशें की गई हैं, लेकिन यहाँ की जो पारिस्थितिक है तंत्र है उसको कभी भी गंभीरता से लिया नहीं गया है। और राज्य की पारिस्थितिकी जो यहाँ की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, जैसे कि इसके जंगल, इसकी नदियां, इसकी मिट्टी, उन पर ध्यान नहीं दिया गया। देश भर में जो ग्रीन रेवोल्यूशन, पीत क्रांति आदि लादी गई हैं, उसी को हम आर्थिक सुधार मानते रहे हैं और उसी के अनुरूप अपने राज्य के लिए हमने नीतियां बनाई हैं और उसी के दुष्परिणाम आज टुकड़ों टुकड़ों में हमारे सामने हैं और आपके सामने हैं। और ये सिर्फ भारत की सिचुएशन नहीं है, ये दुनिया भर में ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है, क्योंकि यदि यहाँ पर बेमौसम बारिश जो है वो बाढ़ जैसी स्थिति ला रही है, तो दुनिया के अन्य भागों में भी ड्रॉट जैसी सिचुएशंस हैं, लू जैसी स्थिति है। सो ये जो स्थिति आज हमारे सामने है, इसको हम समझ नहीं पा रहे हैं और ये प्रकृति के ही वो बुरे संकेत हैं जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। और हमारे ना समझने का सबसे बड़ा कारण क्या है? सवाल यह है कि आज हमारे पास बचा ही क्या है? जब हम प्रकृति के बारे में बात करते हैं, व्हाट आर वी लेफ्ट विद टुडे, हमारे पास आज क्या बचा है? इसे हम कह सकते हैं कि दो हिस्सों में इसे हम देख सकते हैं। एक है ग्लोबल और एक है लोकल। वैश्विक स्तर की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि लगभग हर देश में इस तरीके की घटनाएं आज देखने को मिल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि कनाडा के जंगल हों, अमेरिका के जंगल हों, कैलिफोर्निया के जंगल हों, वहाँ पर हमने देखा कि लगातार जो आग जैसी सिचुएशन है, जो वाइल्ड फायर है, वो वैसी सिचुएशंस लगातार बढ़ रही हैं और ये अब भी जारी है। दुनिया के अन्य भागों में भी अचानक से आई बाढ़ के कारण तबाही मची है और ऐसा होने के बड़े कारणों में से एक है वैश्विक तापन। और तापन के कारण दो बड़ी घटनाएं होती हैं। गर्मियों में तापमान बढ़ता है और बादल फटने की घटनाएं बढ़ती हैं। सो जिस तरीके से दुनिया भर में तापक्रम बढ़ा है, उससे अंटार्कटिका हो या आर्कटिक हो, वहां पर भी तेजी से बर्फ पिघलने लगी है, जिस कारण समुद्र का तट ऊपर आ रहा है, जो दूसरे बड़े खतरों को आज जन्म दे रहा है। और पूरी दुनिया में हिमालय, हिमखंड और दोनों छोर सबसे महत्वपूर्ण हैं और जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन का सबसे प्रतिकूल आज असर सबसे पहले अगर कहीं पड़ेगा आगे आने वाले वक्त में, तो यहीं पर पड़ेगा। आज जिस रिपोर्ट का हम जिक्र कर रहे हैं, आईपीसीसी ने ये माना है कि सबसे ज्यादा प्रतिकूल असर पहाड़ों और हिमखंडों पर ही पड़ेगा और इसकी शुरुआत हम कह सकते हैं कि हो गई है। बहुत सी रिपोर्टें पहले भी आगाह कर चुकी हैं कि हिमखंड बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, पहाड़ों में झीलें बननी शुरू हो चुकी हैं और अगर ऐसे ही हालात रहे तो आने वाले समय में हम शायद अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। हम स्थानीय स्तर की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स भी अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मेरे साथ स्ट्रेट टॉक और ब्रेक में जाने से पहले हम उस रिपोर्ट के जिक्र के तहत ग्लोबली हम बात कर रहे थे और जब हम स्थानीय स्तर की बात करें, लोकली बात करें, तो हम देखते हैं कि हिमालय की परिस्थिति जिसको समझते हुए अब फिलहाल गंभीरता से इस ओर कदम उठाने की जरूरत है। इस तरह की कोशिश अगर हमारे ढांचागत विकास के अंतर्गत आ जाती हैं और हमारी समझ बन जाती हैं, तो भले ही हम आपदाओं को आने से ना रोक पाएं, लेकिन अपने आप को शायद बचा पाएंगे, कम से कम इस तरह की अप्रत्याशित आपदाओं से। जहां बारिश का समय नहीं था, मॉनसून क्योंकि विदा हो गया था और इस तरह का पैटर्न बड़ा भयानक नजर आया और ये पैटर्न आगे ये भयानक रह सकता है और देश के किसी भी कोने में ऐसा हो सकता है। अभी उत्तराखंड के साथ साथ हमने देखा कि केरल में भी अचानक बाढ़ आने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और कई लोगों की जानें गईं। सच कहा जाए तो अभी संभलने का समय है और सामूहिकता का भी सवाल है। हम सरकार और समाज के साथ मिलकर ये चिंतन करें कि प्रकृति के प्रति हमारा जो व्यवहार है वो किस तरीके का
होना चाहिए। हमारा जो ये उत्तरदायित्व है वो किस तरीके से और बड़ा बन जाता है, आज इसे किस तरीके से समझा जा सकता है, हर कोने तक इस संदेश को किस तरीके से पहुंचाया जा सकता है, ये ज़रूरत है। और इसे किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, ये आज के समय की ज़रूरत है। हिमालयी राज्य उत्तराखंड, हम देखते हैं कि इस साल का मॉनसून जो था क्योंकि 8 अक्टूबर को ही विदा हो चुका है और उसके बाद भी राज्य में आसमान कहर बरपाता नजर आया है। राज्य के कुछ स्थानों पर वर्षा ने अक्टूबर में 124 सालों का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। उत्तराखंड की तरह ही केरल में भी दम तोड़ता मॉनसून अचानक कहर बरपाने लगा था। और यही नहीं, जिस शीतकाल में हिमालय पर नदियां तक जम जाती हैं और उनमें बहने वाला पानी बहुत कम हो जाता है, उसके उलट सिचुएशन एकदम अलग रही है। उसी हिमालय पर 7 फरवरी इसी साल को ऋषिगंगा और धौली गंगा में अचानक बाढ़ आ गई और सैकड़ों लोग हताहत हो गए। इस तरह से 2013 में अचानक समय से काफी पहले हिमालय पर मानसून की चढ़ाई का परिणाम केदारनाथ की आपदा के रूप में सामने आया, जिसमें हजारों लोग मारे गए। प्रकृति का ये जो एक विचित्र मिजाज है, इसे अगर हम अभी नहीं समझ पाए तो ये हमारी बेहद खतरनाक भूल होगी। साल का मॉनसून जब वापस लौटने लगता है तो अपने पीछे शीत ऋतु के लिए रास्ता बनाता है। शीत ऋतु में वर्षा ज्यादा होती है मगर उसमें मॉनसून की जैसी बौछारें नहीं पड़ती। हमने इसी साल पहली बार फरवरी महीने की कड़कड़ाती सर्दी में उत्तराखंड के हिम प्रदेश में ऋषि और धौली गंगा में विनाशकारी बाढ़ देखी है। अब मॉनसून लौटने पर नैनीताल जिले के रामनगर क्षेत्र में भी बादल फटने की घटना भी सुन ली। मौसम विभाग तो मानता है, कहता है कि अक्टूबर की 19 तारीख को नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर में 340.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जो कि अब तक का एक बड़ा रिकॉर्ड है। ठीक 124 साल पहले 10 जुलाई 1914 को वहां पर 254.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जाहिर है कि मुक्तेश्वर में इतनी वर्षा बरसात में भी कभी नहीं हुई है। इसी प्रकार 19 अक्टूबर को ही पंतनगर में 403.2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई, जबकि इससे पहले साल 1990 में सबसे अधिक 222.8 मिलीमीटर वर्षा का रिकॉर्ड रहा है। ये हम देख रहे हैं कि प्रकृति की विचित्र हरकतें हैं, जिसे समझने और प्रकृति के कोप से बचने के उपाय करने की बजाय हमें इसे स्वाभाविक मानकर आपदाओं का सिर्फ और सिर्फ इंतजार ही कर रहे हैं। क्या वाकई ये स्वाभाविक हैं? शायद नहीं। ये तो कुदरत के वो क्रूर संकेत हैं जो हमें बार बार कह रहे हैं कि अब तो संभल जाओ। इस साल मानसून की गति असामान्य रहने से हम देखते हैं कि जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। लेकिन हम जब भारत की बात करते हैं तो ये जो सिचुएशन है, उत्तराखंड ही क्यों, केरल में भी बारिश कहर बरपाती इस बार नजर आई है। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश लगातार कहर बरपाती रही है और अक्टूबर में एक बार फिर यहां अलर्ट जारी हुआ। उत्तरी केरल, कर्नाटका के तटों से लगे दक्षिण पूर्व अरब सागर में कम दबाव वाला क्षेत्र बनने की वजह से भी मानसून के लौटने में देरी हुई है। कम दबाव वाले क्षेत्र अरब सागर से हवाएं केरल की तरफ चल रही हैं और इसके चलते मानसून अब समुद्री क्षेत्र तक लौट पाने की बजाय केरल के ऊपर ठहरता नजर आया और यहां पर जबरदस्त बारिश हुई। और अगर अरब सागर में यही कम दबाव वाला क्षेत्र मानसून सीजन की शुरुआत मई-जून में बनता है तो इसके आगे बढ़ने की गति भी तेज हो जाती है। प्रकृति के इस बदले हुए मिजाज का कारण सिर्फ और सिर्फ जलवायु परिवर्तन ही माना जा सकता है। आज जो रिपोर्ट्स आई हैं उस रिपोर्ट में सबसे बड़ा और अहम सवाल और एक गहन चिंतन इसी बात पर किया गया है कि भारत में मॉनसून का देरी से लौटना जो एक बड़ी चिंता की बात है। अब दरअसल कार्बन उत्सर्जन की वजह से पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग का असर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका जो असर है वो आर्कटिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ बर्फ काफी तेजी से इस वक्त पिघल रही है और इससे पश्चिमी यूरोप और पूर्वोत्तर चीन में समुद्र में
उच्च दबाव का क्षेत्र बन जाता है और भ्रमणकारी लहरें अपनी पूर्व की दिशा बदलकर दक्षिण पूर्व की तरफ चलने लगती हैं। सो ये जो लहरें हैं वो मॉनसून सीजन के खत्म होने के दौरान भारत में एंट्री लेती हैं यूजुअली, और समुद्र के ऊपरी एटमॉस्फेयर में गड़बड़ियां पैदा करती हैं। अगर हमारे काम प्रकृति के अनुकूल हैं तो इसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, जबकि प्रतिकूल कामों के कारण ये पर्यावरण प्रदूषित होता है जो हो रहा है। एग्जाम्पल, मानव के लालच के कारण आवश्यकता से अधिक लकड़ी का प्रयोग, औद्योगिकरण, प्रदूषण के कारण पृथ्वी के औसतन तापमान में बढ़ोतरी। ये एक ऋणात्मक पर्यावरण का उपयुक्त एग्जाम्पल है। पृथ्वी आज पहले की तुलना में बहुत गर्म हो चुकी है, जिसका परिणाम भयावह हो सकता है। जैसे जैसे पृथ्वी अधिक गर्म होगी वैसे वैसे ग्रीन हाउसेस गैसों की मात्रा में भी बढ़ोतरी होगी। इस वक्त सिचुएशन सिर्फ भारत में नहीं बल्कि हम देखते हैं कि अमेरिका, अफ्रीका, यहाँ पर भी आगे आने वाले वक्त में सूखा पड़ने की जो स्थिति है वो बताई गई है, जिससे भुखमरी की सिचुएशन पैदा होगी, वैश्विक तापमान वृद्धि होगी। जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत छिद्र, तेजाब वर्षा, इन सब पर पारिस्थितिक तंत्र का एक कुप्रभाव जरूर पड़ेगा। जरूरी है कि जलवायु परिवर्तन के तहत प्रकृति के इन गहरे संकेतों, इन कुप्रभाव संकेतों को अब हम समझ लें। इसी नोट के साथ लेंगे इजाजत। स्ट्रेट टॉक में आज के लिए इतना ही। जस्ट हिंदी की बाकी प्रोग्राम के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।